तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बांग्लादेश के द्वारा नया फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का तैयारी किया जा रहा है। बेसिकली उस दरमियान ये कंफर्म नहीं था कि बांग्लादेश कौन से एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, पर दोस्तों समय बीतते बीतते ऑफिशियल तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को करीबन 16 नया एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है जो संभावित यूरोफाइटर टाइफून ही हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बांग्लादेश की आवश्यकता में किस तरीके के एयरक्राफ्ट है और यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को बांग्लादेश के द्वारा क्यों चुना जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी एयरफोर्स को करीबन 16 नया मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब MRCA का आवश्यकता है, जो बेसिकली बांग्लादेशी एयरफोर्स में पुराने हो चुके चाइनीज चैंगडू F7 और रशियन MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होगा। पर इस बार बांग्लादेश की तरफ से अपने एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाइना या रशिया के सामने ना जाके वेस्टर्न देशों के सामने जाने का इरादा बनाया गया है। बेसिकली बांग्लादेश के तरफ से वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन तो साल 2015 में ही ले लिया गया था और तब के एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अबू इसरार के तरफ से ये मन मला लिया गया था कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के पुराने हो चुके रशियन और चाइनीज एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट वेस्टर्न एयरक्राफ्टों के द्वारा ही किया जाएगा। और दोस्तों अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो ये बांग्लादेश के इतिहास में पहला ऐसा घटना होगा जहां पे बांग्लादेशी एयरफोर्स में कोई वेस्टर्न एयरक्राफ्ट होगा। बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल अबू इसरार के तरफ से पहली बार यूरोफाइटर टाइफून को साल 2016 में फनवरो इंटरनेशनल एयर शो में परखा गया था और उसके बाद माना जाता है कि अबू इसरार को इन एयरक्राफ्टों के प्रति अलग ही आकर्षण आ गया, जबकि उनके बाद के एयर चीफ मार्शल माशेहुज्जमान शेरनियावा का भी लगभग एक ही तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है और उनके तरफ से भी वेस्टर्न एयरक्राफ्टों की तरफ ही अधिक झुकाव दिखाया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के ये जो प्लान था ये काफी हद तक अब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बीच में आए ये महामारी के कारण बांग्लादेश को करीबन 2 साल डिले करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल डिफेंस परचेज के तरफ से साल 2017 में पहली बार नए फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का टेंडर जारी किया गया। इस टेंडर में ऑप्शन के तहत 8 एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा बनाया गया, जबकि इसमें एडिशनल 4 और एयरक्राफ्टों को बाद में जोड़ा जा सकता है बोल के भी संभावनाओं को रखा गया था। और एयरफोर्स का गोल था कि इसे साल 2030 तक संपूर्ण करना है, मतलब सभी के सभी एयरक्राफ्टों को बांग्लादेशी एयरफोर्स में साल 2030 तक शामिल हो जाना है। पर बाद में इस टेंडर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हुए एयरक्राफ्टों की संख्या को बढ़ा के टोटल 16 किया गया। टेंडर में जो नया एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रस्ताव को रखा गया था उनमें कई तरीके के फीचर्स को होना आवश्यक भी कहा गया था, जैसे कि इन एयरक्राफ्टों को 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होना आवश्यक है। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के हर एक इंजन का क्षमता कम से कम 12,125 पाउंड ड्राई थ्रस्ट और 17,635 पाउंड आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट होना चाहिए। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम पेलोड क्षमता कम से कम 5 टन होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स होना चाहिए ताकि हथियारों को कैरी किया जा सके। इसके अलावा एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार होना आवश्यक है और साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल जो इसमें होना चाहिए उसका कम से कम रेंज 93 माइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल का कम से कम रेंज 31 माइल्स होना चाहिए। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी होना आवश्यक है। दोस्तों बांग्लादेशी एयरफोर्स इस रीजन में एक छोटा एयरफोर्स है, लेकिन इसमें काफी सुसज्जित एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी एयरफोर्स का टोटल स्ट्रेंथ 44 फाइटर एयरक्राफ्ट का है, जिनमें 8 MiG-29 और MiG-29 UV जैसे एयरक्राफ्ट है, जिसे की बांग्लादेश के द्वारा स्क्वाड्रन नंबर 8 में असाइन किया हुआ है, जिसका डिप्लॉयमेंट कुर्मितोला मतलब बंगबंधु एयरबेस में किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बंगबंधु एयरबेस असल में ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलिट्री एनक्लेव है, जबकि इसके अलावा बांग्लादेशी एयरफोर्स में करीबन 28 चैंगडू F7 VG और 4 FT7 VG एयरक्राफ्ट है, जिन्हें स्क्वाड्रन नंबर 5 और स्क्वाड्रन नंबर 35 में सेम ही जगह में डिप्लॉय किया हुआ है। इवन बांग्लादेशी एयरफोर्स के कुछ संख्या के एयरक्राफ्टों को हाल ही में ही रिटायर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अब तक 16 पुराने F7 MB और 8 FT7 MB एयरक्राफ्टों को रिटायर कर चुका है। बांग्लादेशी एयरफोर्स के 4 MiG-29 एयरक्राफ्टों को MiG-29 BM UBM स्टैंडर्ड में बेलारूस में साल 2019 से साल 2020 के दरमियान अपग्रेड भी किया गया है, जबकि बाकी के बचे 4 एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करने का प्लान बांग्लादेश बनाया हुआ है। इवन दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अपने एयरक्राफ्टों को मजबूत करना तो चाह रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के पास अब इतना क्षमता नहीं है कि ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बराबर में अपग्रेड हो सके या अपग्रेड होने के बाद 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों का सामना कर सके। बांग्लादेशी एयरफोर्स के इस कंडीशन को सुधारने के लिए साल 2009 में बांग्लादेश आर्म फोर्स गोल 2030 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश ने 16 YAK-130 एडवांस जेट ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को भी साल 2013 में रशिया से हासिल किया। वैसे तो साल 2017 में बांग्लादेश का 8 सुखोई 30 SME एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी प्लान था, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा रशिया के रवैये को देखते हुए इस प्लान को रद्द किया गया। असल में रशिया के द्वारा जब रोहिंग्या इशू पे म्यांमार का समर्थन किया गया तो बांग्लादेश इस कारण रशिया से थोड़ा बहुत नाराज हुआ, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश का यह भी कहना है कि रशिया की तरफ से सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के साथ MiG-35 एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो शर्त
रखा गया था, उसके कारण बांग्लादेश अपने इरादे को बदला है और नया ऑल्टरनेटिव के तहत वेस्टर्न एयरक्राफ्टों को खरीदने के तरफ आगे बढ़ा। बांग्लादेशी एयरफोर्स की तरफ से ये 16 वेस्टर्न एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए अपने गवर्नमेंट से करीबन 25,200 करोड़ टाका का मतलब करीब करीब $3 बिलियन के एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से करीबन 6,300 करोड़ टाका इसी फिस्कल ईयर मतलब साल 2021-22 के दरमियान बांग्लादेशी एयरफोर्स अपने गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है, ताकि एयरक्राफ्टों के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड कंपोनेंट पैकेज को भी इसमें जोड़ा जा सके, जैसे कि सपोर्ट, ट्रेनिंग, अलग अलग तरीके के हथियार। इवन बांग्लादेशी एयरफोर्स तो एयरक्राफ्टों के साथ साथ अपने देश में एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग फैसिलिटी को भी चाहता है। दोस्तों, इवन कुछ बांग्लादेशी मिलिट्री एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि बांग्लादेश की तरफ से जो सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को ना खरीदने का डिसीजन लिया गया है, ये इसीलिए भी बेहतर है क्योंकि इन सेम एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल म्यांमार और भारत कर रहा है और बांग्लादेश एक छोटा एयरफोर्स और छोटा देश होने के कारण इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है कि लड़ाई के सिचुएशन में सेम एयरक्राफ्ट दुश्मन के पास भी हो। इवन दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भी बांग्लादेशी एक्सपर्टों का सेम नैरेटिव है, जहां पे बांग्लादेशी एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के पास राफेल है बोल के बांग्लादेश को राफेल नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से जब पहली बार रशियन और चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए वेस्टर्न एयरक्राफ्टों को खरीदने के इरादे का जिक्र किया गया, तब बांग्लादेश के सामने स्वीडन की तरफ से साफ ग्राइफिन और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया था, पर बांग्लादेश की तरफ से इन एयरक्राफ्टों से भी अपने आप को दूर रखा गया क्योंकि बांग्लादेश का कहना है कि इससे भी अधिक कैपेबल एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है और साथ ही साथ 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। जबकि इसी वजह से राफेल और यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को ही बांग्लादेश के टेंडर के प्रमुख दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश करीबन $3 बिलियन के साथ 16 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है, जो कि एक तरीके से इकोनॉमिकली कोई असर तो ना डाले, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से 16 एयरक्राफ्टों के बदले मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और रिपेयर फैसिलिटी अपने देश में बनाने का प्रस्ताव को रखा जा रहा है, शायद इस शर्त को यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों के लिए मानना इतना आसान ना हो। पर अगर दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये अब तक के बनाए हुए 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में से एक है और बांग्लादेश इन एयरक्राफ्टों को हासिल करके जो अचीवमेंट करना चाहता है, ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों के द्वारा उस अचीवमेंट को हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया है, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन के कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, यूनाइटेड किंगडम के कंपनी BAE सिस्टम मिलिट्री एयर एंड इंफॉर्मेशन और इटली के कंपनी लियोनार्डो शामिल है। जबकि इसके अलावा कई सारे अन्य यूरोपियन कंपनियों की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों के अलग अलग कंपोनेंटों का निर्माण किया गया है। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के अगर डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो एयरक्राफ्टों ने 27 मार्च 1994 में अपना पहला उड़ान भरा, जबकि एयरक्राफ्टों को 4 अगस्त 2003 में पहली बार ऑपरेशनल किया गया। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को यूरोप के देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के अलावा यूरोप के बाहर कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में सिंगल सीटेड फाइटर और ट्विन सीटेड ट्रेनर दोनों वेरिएंटों में ही अवेलेबल है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो करीबन ये 15.96 मीटर लंबा मतलब 52 फीट 4 इंच है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 10.95 मीटर मतलब 35 फीट 11 इंच है। इसका हाइट 5.28 मीटर मतलब 17 फीट 4 इंच है, जबकि इसका विंग एरिया 51.2 मीटर स्क्वायर मतलब 551 स्क्वायर फीट है। इसके एम्प्टी वेट करीबन 11,000 किलोग्राम है और ग्रॉस वेट 16,000 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23,500 किलोग्राम है। जबकि एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी करीब 4,996 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में 2 यूरोजेट EJ200 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 60 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट करीब 90 किलो न्यूटन है। एयरक्राफ्ट की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका मैक्सिमम स्पीड 2125 किलोमीटर पर आवर है, वो भी 11,000 मीटर के ऑल्टीट्यूड में, जो करीब मार्क 2 होता है। जबकि लो ऑल्टीट्यूड में एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.25 है। जबकि एयरक्राफ्ट के पास सुपर क्रूजर फैसिलिटी है, मतलब ये बिना आफ्टरबर्निंग के सहारे भी सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ सकता है और ये स्पीड करीबन मार्क 1.5 है। एयरक्राफ्ट का रेंज करीबन 2900 किलोमीटर है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 1389 किलोमीटर है। जबकि एयरक्राफ्ट 3 ड्रॉप टैंक के सहारे लगातार 3790 किलोमीटर के उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट करीबन 65,000 फीट के ऊंचाई मतलब 19 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है और इसके जी लिमिट का क्षमता +9G से लेके -3G है। दोस्तों, एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अगर हथियारों को देखा जाए तो इसका मेन गन एक 27 मिलीमीटर के रिवॉल्वर कैनन है, जिसमें इंटरनली 150 राउंड एमुनेशन रहता है। जबकि इसके अलावा इसमें 13 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 8 अंडर विंग, 5 अंडर फ्यूसेलाज है, जिसका कुल क्षमता 9000 किलोग्राम है। एयर टू एयर मिसाइल के रूप में ये एयरक्राफ्ट M120 AMRAAM, MBDA Meteor, IR-IST, AIM-132 SRAM, M9 Sidewinder जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल करता है और एयर टू ग्राउंड रोल के लिए इसमें स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प EG, ब्रिमस्टोन, AGM-88, HARM, AGM-65, मार्विक, KPD-350, स्पेयर 3 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल होता है। एयर टू शिप रोल में मार्ट एयर और जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें कई तरीके के अमेरिकी ओरिजिन और यूरोपियन ओरिजिन बॉम्ब्स को कैरी करने का क्षमता है। और अगर एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स को देखा जाए तो इसमें सेप्टर E
एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रैडर सेप्टर EM सॉलिड स्टेट मैकेनिकल स्कैन एरे रैडर का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ इसके अलावा इसमें पैसिव इंफ्रारेड एयरबॉर्न ट्रैकिंग इक्विपमेंट, डास सिस्टम मतलब डिफेंसिव एड सब सिस्टम, टारगेटिंग पॉड, लेजर लाइटनिंग पॉड, स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।